हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नए साझेदार के प्रवेश के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश इस चैप्टर के अंतर्गत नया टॉपिक शुरू करेंगे। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनः निर्धारण। इसका अर्थ होता है संपत्ति एवं दायित्वों को वर्तमान मूल्य पर लाना, या कह सकते हैं कि संपत्ति एवं दायित्वों के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करना ही संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहलाता है। इस उद्देश्य के लिए एक नया खाता बनाना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए एक नया खाता बनाया जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। तो हमें इस टॉपिक में मुख्यतः जिसे पढ़ना है वो है पुनर्मूल्यांकन खाता। देखिए, संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? संपत्तियों के बाजार मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। कई बार दायित्वों के भुगतान की जाने वाली राशि में भी बिना किसी प्रतिफल के परिवर्तन होते रहते हैं। तो जब संपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्वों के मूल्यों में कमी होती है तो फर्म को क्या होता है? लाभ होता है। और इसके विपरीत अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी हो जाए और दायित्वों के मूल्य बढ़ जाए तो फर्म को क्या होती है? हानियां होती हैं। और इस प्रकार की जो पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न लाभ और हानियां होती हैं, ये साझेदार के प्रवेश के पहले की हानियां होती हैं या लाभ होते हैं। तो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों के पुनर्निर्धारण करने से जो उत्पन्न लाभ होंगे, उन लाभों में पुराने साझेदार नए साझेदार को हिस्सा नहीं देना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों के पुनर्निर्धारण के कारण किसी प्रकार की हानि उत्पन्न होती है तो नया साझेदार उन हानियों में हिस्सा नहीं लेना चाहेगा। इसलिए हमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों के पुनर्निर्धारण
पर जो हानि या लाभ उत्पन्न होते हैं, उन हानि और लाभ के समायोजन के लिए नया खाता खोला जाता है, पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता। यानी कि संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक नया खाता खोलेंगे तो उसका नाम क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पुनर्मूल्यांकन खाता। इंग्लिश में कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस खाते का दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता, इससे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते में हमने क्या दर्ज करना है सर, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्व के पुनर्निर्धारण के कारण उत्पन्न लाभ अथवा हानियों को इसमें दर्ज करना है। तो लाभ और हानि जिस खाते में दर्ज किए जाते हैं वो खाता किस प्रकार का खाता होता है सर, वो खाता अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्मूल्यांकन जो खाता है ये अवास्तविक प्रकृति का खाता होगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता, यह खाता अवास्तविक प्रकृति का खाता है। इस खाते में दर्ज क्या करना है, संपत्ति, दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में बिना किसी प्रतिफल के हुए परिवर्तनों को दर्ज किया जाता है। इसका अर्थ ये, तो ये संपत्ति के मूल्य में कोई परिवर्तन हो या दायित्व या आयोजन के मूल्य में कोई परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्ज करना है। लेकिन शर्त ये होगी कि संपत्ति, दायित्व और आयोजन में कोई भी परिवर्तन हुआ है वो बिना किसी प्रतिफल का भुगतान किए या बिना किसी प्रतिफल को प्राप्त किए परिवर्तन होना चाहिए। देखो, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो सकती है सर, दो प्रकार से हो सकती है। एक संपत्ति हमने क्रय की तो संपत्ति के मूल्य बढ़ेंगे। इस संपत्ति क्रय की है तो बदले में हमने उन्हें क्या किया, प्रतिफल का भुगतान किया है। या उधार खरीदी है तो बदले में क्या हुआ है सर, बदले में दायित्व उत्पन्न हुआ है। तो किसी भी रूप में आपने प्रतिफल का भुगतान किया या दायित्व उत्पन्न हुआ है तो वो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि खरीदने के कारण हुई है, संपत्ति को खरीदने के कारण हुई है, उससे पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्ज नहीं करना है क्योंकि वहां पे हमें कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा है। संपत्ति के बाजार मूल्य में कोई परिवर्तन हुआ है, संपत्ति जो हमारे पास पहले थी आज भी वही संपत्ति है, जो संपत्ति हमारे पास उपलब्ध है उसका मान लीजिए पुस्तक मूल्य जो बैलेंस शीट में हमने दिखा रखा है वो मूल्य 3 लाख रुपए हो और आज इसका वर्तमान मूल्य 3,50,000 रुपये हो, यानी बाजार मूल्य 3,50,000 रुपये हो, तो इस वजह से संपत्ति का मूल्य, बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण संपत्ति के मूल्य में 50,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को हमें पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्ज करना है, ना कि क्रय के कारण जो वृद्धि भी थी उसे। तो बिना किसी प्रतिफल को भुगतान किए या बिना किसी प्रतिफल को प्राप्त किए अगर संपत्ति, दायित्व और आयोजन के मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हमें पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्ज करना है। तो इस खाते का नियम क्या होगा
पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंधित नियम को पढ़ते हैं अपन। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है? अवास्तविक प्रकृति का खाता है सर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये अवास्तविक प्रकृति का खाता है तो इसके डेबिट पक्ष पर हम हानियों को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट पक्ष पर लाभों को दर्ज करेंगे। तो सबसे पहली बात, पुनर्मूल्यांकन खाते में किसे शामिल किया जाता है? सर, पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति, दायित्व और आयोजन के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन हो उसे दर्ज किया जाता है। मतलब संपत्ति यानी एसेट्स, दायित्व अर्थात लाइबिलिटीज और आयोजन अर्थात प्रोविजंस, इनमें तीनों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को हमें पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या करना है? दर्ज करना है। परिवर्तन किस प्रकार होंगे देखते हैं। देखिए, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और ये अवास्तविक खाता है। कौन सा खाता है? अवास्तविक खाता है। सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करो। तो जब भी पुनर्मूल्यांकन की वजह से कोई हानि होगी या इससे संबंधित कोई व्यय होगा तो उसे डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई लाभ होगा या किसी प्रकार की आय होगी संपत्ति दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के कारण तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के यानी पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में रिकॉर्ड करेंगे। हानि कब होती है और लाभ कब होते हैं, इस बात पे विचार करते हैं। देखिए, नियम देखते हैं अपन पुनर्मूल्यांकन खाते का। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या दर्ज किया जाता है सर? संपत्ति, दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में बिना किसी प्रतिफल के भी परिवर्तनों को दर्ज किया जाता है। अर्थात पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति, दायित्व और आयोजन, संपत्ति अर्थात एसेट्स, दायित्व लाइबिलिटीज और आयोजन यानी प्रोविजंस, इनमें बिना किसी प्रतिफल के जो परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को दर्ज किया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि ये किस प्रकार का खाता है पुनर्मूल्यांकन खाता? सर, अवास्तविक प्रकृति का खाता है। तो अवास्तविक प्रकृति का खाता है, अवास्तविक खाते का नियम क्या कहता है? सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करो, आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे संपत्ति, दायित्व और आयोजन में परिवर्तन की वजह से किसी भी प्रकार की हानि या कोई व्यय होता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। संपत्ति, दायित्व और आयोजन में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर कोई लाभ या आय होती है तो उसे कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। कब लाभ होगा और कब हानि होगी इस बात पे अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा या फिर आपने एक जमीन खरीदी जिसका मूल्य है 5 लाख रुपए। 2 साल पहले आपने 5 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, आज उसका वर्तमान मूल्य 6 लाख रुपए हो। अर्थात अगर आप आज उसे बेचना चाहो तो 6 लाख रुपए में संपत्ति बिक सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, और 6 लाख रुपए में अगर आप उसे बेच देते हो तो आपको 1 लाख रुपए क्या होता है? लाभ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है सर तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। इसके विपरीत अगर वही संपत्ति का मूल्य, वर्तमान मूल्य घटकर 3 लाख रुपए हो जाए, इसका अर्थ आप उसे आज बेचना चाहो तो 3 लाख रुपए में ही बेच सकते हो, तो इसे अपन क्या कहेंगे? सर, ये 2 लाख रुपए की हानि हो रही है जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखना है। इसी प्रकार दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में वृद्धि होने पर और तो हानि होती है, और दायित्व और आयोजनों के मूल्य में कमी होने पर लाभ होता है। कैसे होता है? देखिए, दायित्व के बारे में विचार विमर्श करते हैं। दायित्व, मान लीजिए एक लेनदार है। लेनदार का अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति से हमने उधार में माल क्रय किया वो लेनदार होते हैं, जो कि हमारा दायित्व है जिसे हमें भुगतान करना है। तो मान लीजिए एक लेनदार ने आपसे कहा कि 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने पर वो आपको 10% की छूट देगा।
आप उसे एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने के लिए तैयार हो और आप उसे अगर एक सप्ताह में भुगतान कर देते हो तो आपको 10% की छूट प्राप्त होगी, और जो छूट प्राप्त हो रही है आपको, वो आपके लिए क्या है? लाभ है। यानी कि आपके एक सप्ताह में उस दायित्व के भुगतान करने पर आपके दायित्व के मूल्य में 10% की कमी आ रही है, जो आपके लिए क्या होगा? लाभ होगा। उसे रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार आपने किसी लेनदार के दायित्व का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया और देय तिथि तक लेनदार के दायित्व भुगतान न करने पर उसने अपने मूलधन के साथ आपसे ब्याज भी वसूल किया है, तो इस प्रकार लेनदार ने आपसे ब्याज की राशि मूलधन के साथ वसूल की। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके लेनदार का जो दायित्व था, उसका जो मूलधन था, उसके साथ आपको ब्याज अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि आपके दायित्व के मूल्यों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और इस प्रकार दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो आपके लिए क्या हो रहा है? सर वो तो हमारे लिए हानि हो रही है, और हानियों को रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसी प्रकार आयोजन, आयोजन का अर्थ होता, आयोजन किस लिए बनाए जाते हैं? संभावित हानियों एवं संभावित व्ययों के लिए आयोजनों का निर्माण किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी संभावित हानियों में या संभावित व्ययों में कोई वृद्धि होने वाली है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हानि होगा भाई। तो संभावित हानियों में वृद्धि डेबिट में आएगी, और संभावित हानियों में कमी आपके लिए आय और लाभ हो जाएगी, वो आपके क्रेडिट पक्ष में आएगी। तो इस प्रकार इस खाते का नियम क्या है? संपत्ति, दायित्व और आयोजनों को अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे। संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व आयोजन में वृद्धि हो तो इस खाते के, रिवोल्यूशन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व आयोजन के मूल्य में कमी हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट है इसका शेष, इस खाते का शेष, मान लीजिए इस खाते को तैयार करने के बाद इस खाते का कोई शेष हो, या डेबिट शेष हो सकता है, क्रेडिट शेष हो सकता है, जो भी शेष हो, उस शेष का हमें क्या करना है? देखिए अभी मैं आपको बता के गया था, पुनर्मूल्यांकन के कारण शुद्ध रूप से अगर कोई हानि उत्पन्न होती है तो उन हानियों में नया साझेदार हिस्सा लेना पसंद नहीं करेगा, जबकि अगर पुनर्मूल्यांकन की वजह से कोई लाभ, शुद्ध लाभ उत्पन्न होंगे तो पुराने साझेदार नए साझेदार को इस प्रकार के लाभ नहीं देना चाहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हानि हो या लाभ हो, अर्थात किसी भी प्रकार का शेष हो, चाहे इस खाते का डेबिट शेष हो या क्रेडिट शेष हो, डेबिट शेष का अर्थ हानि होता है और क्रेडिट शेष का मतलब लाभ होता है, तो किसी भी प्रकार का रिवोल्यूशन अकाउंट का शेष हो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो इस खाते का शेष पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में, पुराने अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते को बनाने के लिए हमें क्या करना है? मैंने लिखा है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां लिखा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा अमाउंट, फिर यहां लिखा पर्टिकुलर्स, फिर यहां लिखा अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो देखिए हमने अभी क्या चर्चा की थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्ति, दायित्व और आयोजनों में जो परिवर्तन होंगे उन्हें अपन दर्ज करेंगे। किसे दर्ज करना है? सर संपत्ति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजंस। संपत्ति, दायित्व और आयोजनों को अपन इस खाते में दर्ज करते हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजंस, इन तीन चीजों को अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में दर्ज करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सर संपत्ति, दायित्व और आयोजनों को
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्ज कब किया जाता है और क्रेडिट पक्ष में दर्ज कब किया जाता है। तो अभी हमने इसका नियम लिखा है, इस नियम के आधार पर अपन करेंगे। देखिए, संपत्ति के मूल्यों में कमी दायित्व आयोजनों में वृद्धि होने पर वो डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड होते हैं। तो संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व आयोजनों के मूल्य में वृद्धि होने पर इस खाते के डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड होंगे। लेकिन यहां जो कमी होगी, जितना मूल्य कम हुआ यानी रिड्यूस्ड वैल्यू, जितनी वैल्यू रिड्यूस यानी कम हुई है वो वैल्यू लिखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। उसी प्रकार दायित्व और आयोजनों के मूल्य में वृद्धि अर्थात इंक्रीज्ड वैल्यू, इन आईवी मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू, जितने मूल्य में वृद्धि हुई है वृद्धि हुआ मूल्य ही लिखना है, इंक्रीज्ड वैल्यू। और क्रेडिट पक्ष में रिकॉर्ड कब होता है, देखिएगा, संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि और दायित्व आयोजनों के मूल्यों में कमी होने पर इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। तो संपत्ति के मूल्यों में क्या होगी, वृद्धि होगी सर। वृद्धि होगी तो आप कहां दर्ज करोगे, वृद्धि को आप यहां पे दर्ज करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। जितना मूल्य इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड वैल्यू को दर्ज करोगे। इसी प्रकार दायित्वों में कमी हो, आयोजनों में कमी हो तो उनकी रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू को आप यहां लिखोगे। अंत में आपको क्या करना है, इस खाते का जो भी शेष होगा उसे साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में स्थानांतरित करना है। तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने का अर्थ होगा लाभ हुआ है, तो जो भी लाभ होगा प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। हानि होती है तो उन हानियों को भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर बाय लॉस ट्रांसफर्ड बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रकार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करना है। अकाउंट प्रश्न में पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली अकाउंट बना सकते हो। संपत्तियों के मूल्य में कमी, दायित्व आयोजनों में कोई वृद्धि हो तो डेबिट पक्ष में, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व आयोजनों में कमी हो तो उसे क्रेडिट पक्ष में दर्ज करोगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे जनरल प्रविष्टियां पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे, तो जनरल प्रविष्टियों के भी इसी के आधार पर अपन बनाएंगे। जैसे एंट्रीज अगर पूछी जाए हमसे जनरल एंट्रीज, तो एंट्रीज हम किस तरह टाइप से बनाएंगे वो देखिएगा। हम क्या करते हैं, संपत्ति दायित्व और आयोजनों को अपन इसमें दर्ज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं संपत्ति। मान लीजिए संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर हमें क्या करना होगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्रेडिट करना है। किसे क्रेडिट करना है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्योंकि संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दर्ज होगी। इसका अर्थ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो हमें करना है क्रेडिट। ओके सर, ये हमने कर दिया क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट किसे करना है, डेबिट उस संपत्ति को करना है जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है। तो कंसर्न्ड एसेट जो भी है उसे हमें डेबिट करना है। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि संपत्तियों का शेष डेबिट होता है और उनमें वृद्धि होने पर संपत्तियां पुनः डेबिट हो जाती है और कमी होने पर संपत्तियां क्रेडिट हो जाती हैं। तो यहां देखिए संपत्ति मूल्य में वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने पर संपत्तियां क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती हैं। दूसरी तरफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि ये फर्म के लिए संपत्ति मूल्य में वृद्धि होने पर फर्म के लिए क्या होता है, लाभ होता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि संपत्ति के मूल्य में सर किसी प्रकार की कमी हो गई, तो संपत्ति के मूल्य में कमी हुई, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्ज करते हैं। संपत्ति के मूल्य में कमी कहां दर्ज होती है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्ज होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ओके सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट किसे करना है? क्रेडिट उस संबंधित संपत्तियों करना है जिसके मूल्य में क्या हुई है? कमी हुई है, टू एसेट्स अकाउंट, ये हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे बात क्या की कि सर संपत्ति के मूल्य में कमी हुई तो हमें क्या हो रहा है? एक हानि हो रही है, जिसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो डेबिट करना है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन संपत्ति को क्रेडिट क्यों किया? देखिए कारण यहाँ पे है, अभी मैं आपको बता के गया हूं कि 11th क्लास में आपने रूल पढ़ा था कि संपत्ति का शेष होता है डेबिट, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर वो फिर से डेबिट होती है, कमी होने पर क्रेडिट होती है। तो देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर संपत्ति क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो यहां इसे क्रेडिट करेंगे। कई बार प्रश्न में क्या होता है कि भौतिक रूप से संपत्ति व्यवसाय में होती है, लेकिन उसको पुस्तकों में दर्ज किया हुआ नहीं रहता है। तो इस प्रकार की संपत्ति जो भौतिक रूप से तो व्यवसाय में है, लेकिन उसे पुस्तकों में दर्ज नहीं किया हुआ है, तो इस प्रकार की संपत्ति को नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाया जाएगा। तो इस प्रकार की संपत्ति जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है लेकिन भौतिक रूप से फर्म के पास है, तो उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अर्थात जो दर्ज ना की गई है वो संपत्ति। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो पहले से पुस्तकों में दर्ज नहीं है लेकिन भौतिक रूप से फर्म के पास है, उसे अब हम क्या करेंगे? पुस्तकों में लेकर आएंगे। और जब अब पुस्तकों में लेकर आएंगे तो संपत्ति के मूल्यों में क्या हो रही है? सर वृद्धि हो रही है, संपत्तियों का पुस्तक मूल्य बढ़ रहा है, क्योंकि पहले संपत्ति पुस्तकों में दर्ज नहीं थी, अब हम एक नई संपत्ति पुस्तकों में दर्ज कर रहे हैं जिसके लिए किसी को भुगतान भी नहीं करना है। तो संपत्ति के मूल्यों में क्या, पुस्तक मूल्यों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है सर। और वृद्धि होने पर प्रविष्टि क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये वाली जो सेम एंट्री है, यही एंट्री यहाँ पे पास होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन आयोजनों में वृद्धि एवं कमी का क्या करना है। दायित्व एवं आयोजन, दायित्व और आयोजनों दोनों का शेष क्या होता है? क्रेडिट शेष होता है। तो मैं दायित्व एवं आयोजन दोनों की एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। दायित्व एवं आयोजन दोनों का शेष एक समान होता है, दोनों का शेष क्रेडिट होता है। दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में वृद्धि होने पर ये फिर से क्रेडिट किए जाते हैं, और कमी होने पर दायित्व और आयोजन दोनों को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके दायित्व और आयोजनों में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाए, तो दायित्व और आयोजन में वृद्धि होने का अर्थ क्या हुआ? कि आपको हानि हो रही है, और हानियों के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? देखिएगा, यहाँ लिखा था हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दायित्वों को लिखा जाता है, तो में वृद्धि और आयोजन में वृद्धि को लिखा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? दायित्व और आयोजन में कोई वृद्धि होती है तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है। इसका अर्थ ये हुआ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसे करना है? सर यहाँ क्रेडिट करना है हमें दायित्व और आयोजन को, टू लायबिलिटीज। और आयोजन की बात चल रही है तो लिखेंगे टू प्रोविजंस अकाउंट। इसी प्रकार अगर दायित्व और आयोजनों के मूल्य में कोई कमी हो जाए तो इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में इसे दर्ज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो हमें क्रेडिट कर देना है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट किसे करना है? सर डेबिट करना होगा उस संबंधित दायित्व या आयोजन को हमें डेबिट करना है, टू लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, या प्रोविजन है तो प्रोविजंस अकाउंट डेबिट। तो ये प्रविष्टि करेंगे। अच्छा, यहां पे दायित्व और आयोजनों को क्रेडिट क्यों किया और यहां डेबिट क्यों किया? देखिए, आपको पता है कि दायित्व और आयोजनों का शेष क्रेडिट होता है, और इनके क्रेडिट शेष है तो इनमें वृद्धि होने पर ये पुनः क्रेडिट होंगे और कमी होने पर डेबिट होंगे। इसलिए हमने क्या किया? दायित्व और आयोजनों के मूल्यों में वृद्धि हुई तो इनको हमने क्रेडिट किया, और कमी हुई तो इनको हमने डेबिट किया। ये रूल आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अगर सर मान लीजिए कोई ऐसा दायित्व हो जिसे हमने पहले से पुस्तकों में दर्ज नहीं कर रखा हो, दायित्व तो था लेकिन पुस्तकों में दर्ज नहीं था,
तो इस प्रकार के दायित्व के लिए हमें क्या करना है, तो इस प्रकार के जो दायित्व जो पुस्तकों में दर्ज नहीं थे लेकिन वास्तव में वो दायित्व फर्म के थे, तो उन्हें अपन बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज कह सकते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, यानी जिनको दर्ज नहीं किया हुआ है वो लाइबिलिटीज। तो इस प्रकार की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाया जाएगा, और जब इस प्रकार की लाइबिलिटी को हम पुस्तकों में लेकर आते हैं तो उससे दायित्वों के पुस्तक मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने पर हमें ये प्रविष्टि करनी पड़ेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। आई थिंक इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के शेष की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का शेष, इसका अर्थ है कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का पुनर्मूल्यांकन खाते का कोई शेष हो तो उसका क्या करना है। अभी हमने लिखा था इस खाते का शेष पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो जो भी शेष होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का वो पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो देखिएगा इसका जो शेष होता है वो या तो डेबिट शेष हो सकता है। कौन सा शेष? डेबिट शेष हो सकता है। तो डेबिट शेष का अर्थ क्या होगा? डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट ऑफ दिस अकाउंट। ये डेबिट शेष है, मतलब डेबिट पक्ष ज्यादा हो क्रेडिट से तो उसे हम डेबिट शेष कहते हैं। और आपको पता है कि डेबिट शेष का अर्थ क्या है कि डेबिट में हमने किसे रिकॉर्ड किया था सर? हानियों को हमने डेबिट पक्ष में लिखा था। तो डेबिट शेष होने का अर्थ होगा ये पुनर्मूल्यांकन की हानि होगी, और इस हानियों को हमें पूंजी खाते में पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित करना है, अर्थात पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में इसे हस्तांतरित करना होगा। तो हानियों को अपन पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे। तो देखिए इस खाते का रिवैल्यूएशन अकाउंट का शेष है, कौन सा शेष? डेबिट शेष है सर। और इस डेबिट शेष को हम क्रेडिट करेंगे तो ये अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैंने डेबिट से क्या किया? क्रेडिट किया, तो ये खाता तो हो गया बंद टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितने रुपए की हानि आ रही थी उससे तो इस खाते को बंद कर दिया। अब इसे हस्तांतरित कहाँ करना है सर? हस्तांतरित करना है इसे साझेदारों के पूंजी खातों में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर देना है सर? डेबिट कर देना है। कौन से पार्टनर सर? पुराने वाले। और किस रेशियो में सर? पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करना है। इसके बाद इसके विपरीत मान लेते हैं कि इस खाते का क्रेडिट शेष अगर हो, क्रेडिट शेष हो, इसका अर्थ क्या होगा? इस खाते का क्रेडिट पक्ष ज्यादा है और डेबिट पक्ष कम है, अर्थात क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? इस परिस्थिति में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष ज्यादा है, इसका अर्थ ये होगा कि ये पुनर्मूल्यांकन पर क्या हो रहा है सर? लाभ हो रहा है, क्योंकि इस खाते क्रेडिट पक्ष में हमने लाभों को लिखा था, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और आयोजनों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी हुई थी वो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी थी, अर्थात लाभ को हमने यहाँ क्रेडिट में लिखा था। तो इस प्रकार इस खाते का क्रेडिट शेष यानी क्रेडिट पक्ष ज्यादा होने का अर्थ होगा कि पुनर्मूल्यांकन पर क्या हुआ? लाभ हुआ है, और इन लाभों को हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो पहली बात तो ये, जब लाभों को पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाता है तो पूंजी क्या होती है? बढ़ जाती है, और पूंजी बढ़ने पर पूंजी खाते को क्या करते हैं सर? क्रेडिट कर देते हैं। तो पूंजी खाते को तो मैंने क्रेडिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से अनुपात में करना है सर? ये तो पुराने साझेदारों में और पुराने वाले अनुपात में करना है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। और कौन से साझेदार होने चाहिए? ये ओल्ड होने चाहिए सर। तो आप यहाँ पे ओल्ड पार्टनर लगा देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट शेष था और हमें इसे पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है। जब भी किसी खाते को हस्तांतरित करते हैं तो वो खाता अपने विपरीत पक्ष में चला जाता है, अर्थात रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा शेष था? क्रेडिट। और हस्तांतरित करेंगे तो कहां चला जाएगा सर? डेबिट में चला जाएगा। तो इसलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है सर? डेबिट कर देना है। तो जो भी लाभ होगा उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? संपत्ति दायित्व पुनर्मूल्यांकन से संबंधित लेखांकन को करना होगा। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगा
अवितरित लाभ एवं हानियों के संबंध में समायोजन। तब तक के लिए आप इस पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियमों को पढ़िए और इनको अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।